स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना उतना बुरा नहीं था जितना शायद आपने सोचा होगा। ये सच है कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के जवाब में ईरान की सेपा नेवी ने VHF मरीन रेडियो पर ये मैसेज चलाया। From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. अपनी इस चेतावनी को साबित करने के लिए ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने उन जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया जो वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इससे बाकी जहाजों को साफ संदेश मिल गया और पूरा ट्रैफिक लगभग रुक गया। यह भी सच है कि युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता था, लेकिन मार्च 2026 में दुनिया का कुल तेल उत्पादन सिर्फ करीब 8% ही कम हुआ, लेकिन कीमतें करीब 60% तक बढ़ गईं। यानी सप्लाई में जितनी कमी आई उससे करीब 7.5 गुना ज्यादा। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए ग्लोबल ऑयल मार्केट को समझना पड़ेगा। गल्फ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादन वाला इलाका है। यहाँ सबसे ज्यादा तेल भंडार हैं और तेल निकालने का खर्च भी सबसे कम है। इसी वजह से ये इलाका बहुत जल्दी दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में शामिल हो गया। इस रास्ते पर मौजूद सबसे छोटा देश बहरीन, जो न्यूयॉर्क शहर से भी छोटा है, फिर भी दुनिया का 35वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। वो हर दिन करीब 2 लाख बैरल तेल पैदा करता है। हालांकि उसकी इकोनॉमी सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं है। वो सऊदी अरब के तेल को रिफाइन करने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और दूसरे सेक्टर्स पर भी ध्यान देता है। पास का देश कतर भी कुछ ऐसा ही है। वो हर दिन करीब 13 लाख बैरल तेल पैदा करता है, लेकिन उसने भी अपनी इकोनॉमी को गैस इंडस्ट्री में मजबूत बनाकर अलग दिशा दी है। उसका रस लाफन इंडस्ट्रियल सिटी अकेले दुनिया की लगभग 20% LNG सप्लाई के लिए जिम्मेदार है। फिर आता है कुवैत, जो हर दिन करीब 26 लाख बैरल तेल पैदा करता है और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। लेकिन यहाँ इकोनॉमी में ज्यादा विविधता नहीं है। इस छोटे देश की पूरी इकोनॉमी लगभग तेल पर ही चलती है। स्ट्रेट बंद होने से बहरीन, कतर और कुवैत बहुत मुश्किल स्थिति में आ गए, क्योंकि उनका पूरा तेल एक्सपोर्ट इसी रास्ते से जाने वाले टैंकरों पर निर्भर था। इसका उनकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन पूरी दुनिया पर असर थोड़ा कम था, क्योंकि ये तीनों मिलकर गल्फ के सिर्फ 16% तेल उत्पादन का हिस्सा हैं। बाकी गल्फ देशों की स्थिति थोड़ी अलग और बेहतर थी। अब बात करते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE की। UAE हर दिन करीब 41 लाख बैरल तेल पैदा करता है, जो पिछले तीनों देशों को मिलाकर भी ज्यादा है कि उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरी तरफ भी समुद्र का रास्ता है। UAE ने 2008 में एक पाइपलाइन बनानी शुरू की थी। सरकारी तौर पर कहा गया था कि इससे तेल भेजने में समय और खर्च कम होगा, लेकिन असली कारण कोई छुपी बात नहीं था। ईरान कई सालों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देता आ रहा था और UAE जानता था कि ईरान सच में ऐसा कर सकता है। यह रास्ता सिर्फ लगभग 20 मील चौड़ा है और जहाजों के गुजरने की लेन उससे भी छोटी है। अगर कोई यहाँ माइन बिछा दे या रॉकेट हमला कर दे तो जहाज गुजरना बंद कर देंगे। युद्ध से पहले UAE का काफी तेल डास आइलैंड से जहाजों में भरा जाता था, लेकिन उससे भी ज्यादा तेल पाइपलाइन के जरिए फुजैरा पोर्ट तक भेजा जाता था। यानी जब ये खतरा सच में सामने आया तब UAE पहले से काफी तैयार था। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने भी लगभग ऐसी ही रणनीति अपनाई थी। युद्ध से पहले ईरान का मुख्य एक्सपोर्ट पॉइंट खार्ग आइलैंड था। UAE की तरह ईरान का समुद्री किनारा भी काफी उथला है, इसलिए बड़े टैंकर सीधे किनारे तक नहीं आ सकते। इसी वजह से तेल पाइपलाइन के जरिए आइलैंड तक लाया जाता था, जहां बड़े जहाज पूरी क्षमता के साथ लोड हो सकते थे। ईरान हर दिन लगभग 42 लाख बैरल तेल पैदा करता था और उसका करीब 90% तेल सिर्फ इसी एक टर्मिनल से बाहर जाता था, यानी बहुत ज्यादा निर्भरता। लेकिन जैसे बाकी गल्फ देशों को डर था कि ईरान स्ट्रेट बंद कर देगा, वैसे ही ईरान को भी डर था कि उसके दुश्मन उसका एक्सपोर्ट रोक सकते हैं। इसलिए ईरान ने भी स्ट्रेट के दूसरी तरफ जसक पोर्ट तक पाइपलाइन बनाई। युद्ध से पहले इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन माना जाता है कि मौजूदा व्यवस्था में ये सामान्य एक्सपोर्ट का लगभग 15% संभाल सकता था। अब बात करते हैं इराक की। इराक की स्थिति थोड़ी अलग है। उसका गल्फ में समुद्री किनारा बहुत छोटा है।
उसका ज्यादातर तेल समुद्र में बने प्लेटफॉर्म से जहाजों में भरा जाता था। लेकिन यूएई और ईरान की तरह उसके पास दूसरी तरफ समुद्र नहीं है। इसके बजाय उसके पास तुर्की तक जाने वाली पाइपलाइन है। कागजों पर देखें तो ये बहुत रणनीतिक पाइपलाइन है, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि स्वेज कैनाल को भी बायपास करती है। हाल के सालों में हौती हमलों की वजह से स्वेज कैनाल भी असुरक्षित रहा है, लेकिन असली समस्या राजनीति थी। ये पाइपलाइन कुर्दिस्तान से होकर गुजरती है। कुर्दिस्तान इराक का हिस्सा है, लेकिन उसका अपना अलग प्रशासन है। कुर्दिस्तान और बगदाद के बीच हमेशा विवाद चलता रहता था कि तेल एक्सपोर्ट का अधिकार किसके पास है। इसी वजह से ये पाइपलाइन ज्यादातर समय बंद रहती थी। लेकिन युद्ध शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद इराक, कुर्दिस्तान और तुर्की के बीच समझौता हुआ। इसके बाद पाइपलाइन फिर से चालू की गई। माना जाता है कि समय के साथ ये लगभग 6 लाख बैरल तेल रोज ट्रांसफर कर सकती थी। अब आते हैं सऊदी अरब पर। सऊदी अरब गल्फ का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और उसके पास रेड सी का समुद्री रास्ता भी है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान उसने एक बहुत बड़ी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बनाई थी। उसे डर था कि भविष्य में गल्फ में जहाजों पर हमले और बढ़ सकते हैं। ये पूरी तरह साफ नहीं है कि वो इस पाइपलाइन से कितना तेल भेज सकता था, लेकिन माना जाता है कि पाइपलाइन करीब 50 लाख बैरल प्रतिदिन संभाल सकती है और जरूरत पड़ने पर इसे 70 लाख बैरल तक भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि असली सीमा पोर्ट की लोडिंग क्षमता थी, फिर भी ये बहुत बड़ी मात्रा थी। इसी वजह से स्ट्रेट बंद होने के बाद भी सऊदी अरब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक बना रहा। इन चारों पाइपलाइनों ने मिलकर स्ट्रेट बंद होने के असर को काफी कम कर दिया। इसके अलावा कुछ जहाज फिर भी धीरे धीरे गुजर रहे थे, खासकर वो जहाज जो ईरानी तेल या उसके सहयोगी देशों का तेल ले जा रहे थे। क्योंकि तेल एक ग्लोबल मार्केट है, इसलिए थोड़ी सी सप्लाई भी कीमतों को नीचे रखने में मदद करती है। तो फिर सवाल वही है, अगर सप्लाई सिर्फ 8% कम हुई थी तो कीमतें 60% क्यों बढ़ीं? इसका जवाब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कीमत बढ़ने पर किसी चीज की मांग कितनी कम होती है। उदाहरण के लिए ब्रेकफास्ट सीरियल, अगर किसी ब्रांड की कीमत बढ़ जाए तो लोग दूसरा ब्रांड खरीद लेते हैं क्योंकि उसके कई विकल्प मौजूद हैं। लेकिन तेल ऐसा नहीं है। तेल का तुरंत कोई विकल्प नहीं है। पेट्रोल गाड़ियां चलाने के लिए तेल जरूरी है और लोगों के रोजमर्रा के सफर भी आसानी से बंद नहीं किए जा सकते। अमेरिका में लगभग 3/4 ड्राइविंग जरूरी कामों के लिए होती है, जैसे ऑफिस जाना, सामान खरीदना या बच्चों को स्कूल छोड़ना। यहाँ तक कि लोग घूमने या बाहर खाने जाने जैसी चीजें भी सिर्फ पेट्रोल महंगा होने की वजह से तुरंत बंद नहीं करते। और निजी गाड़ियां तो दुनिया के तेल इस्तेमाल का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। बाकी तेल ट्रकिंग, इंडस्ट्री और बिजनेस में इस्तेमाल होता है। कोई ट्रक कंपनी सिर्फ तेल महंगा होने पर ट्रक चलाना बंद नहीं करेगी, वो बस अपनी कीमतें बढ़ा देगी। लंबे समय में लोग ईवी खरीद सकते हैं या सफर कम कर सकते हैं, लेकिन तुरंत ऐसा नहीं होता। इसीलिए तेल की मांग बहुत इनएलास्टिक मानी जाती है, यानी सप्लाई थोड़ी कम होने पर भी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन तेल बाजार सिर्फ सप्लाई और डिमांड से नहीं चलता, इसमें कमोडिटी ट्रेडर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये लोग भविष्य की कीमतों पर दांव लगाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि तेल महंगा होगा तो वो पहले से तेल खरीदना शुरू कर देते हैं। इससे बाजार में और कमी दिखने लगती है और कीमतें और बढ़ जाती हैं। यानी कई बार बाजार खुद ही अपनी भविष्यवाणी सच कर देता है। युद्ध के शुरुआती दिनों में बाजार की प्रतिक्रिया काफी हल्की थी। हमले शनिवार को हुए थे, इसलिए ट्रेडर्स के पास 2 दिन थे सोचने के लिए। लेकिन सोमवार तक कीमतें सिर्फ करीब 6% बढ़ीं, मंगलवार को 5% से भी कम और बुधवार को बाजार लगभग स्थिर था। जबकि उसी समय जहाजों पर ड्रोन हमलों की खबरें बढ़ रही थीं। असल में ट्रेडर्स को लग रहा था कि ये युद्ध छोटा और सीमित होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के शुरुआती बयान में कहा गया था कि अमेरिका का उद्देश्य सिर्फ खतरे को खत्म करना है। इससे लोगों को लगा कि ये सीमित सैन्य कार्रवाई होगी, और पहले भी ट्रंप प्रशासन ने कई मामलों में सीमित कार्रवाई ही की थी। इसी वजह से ट्रेडर्स ने सरकार की बात पर भरोसा कर लिया। लेकिन फिर असली समस्या शुरू हुई। जैसे ही ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए, दुनिया की बड़ी मरीन इंश्योरेंस कंपनियों ने जहाजों का वॉर रिस्क इंश्योरेंस कैंसिल करना शुरू कर दिया। एक बड़े तेल टैंकर की कीमत लगभग 80 से 130 मिलियन डॉलर होती है और उसके अंदर भरे तेल की कीमत भी लगभग इतनी ही होती है। इतना बड़ा जोखिम कोई कंपनी अकेले नहीं उठा सकती।
इसलिए इंश्योरेंस होना जरूरी था। जहाजों के पास हर तरह के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे टक्कर, आग, खराबी और दुर्घटना के लिए, लेकिन युद्ध वाले इलाकों के लिए अलग वो रिस्क इंश्योरेंस लगता है। और युद्ध शुरू होते ही कंपनियों ने ये पॉलिसियां रद्द कर दी। यहीं से बाजार को समझ आने लगा कि स्थिति कितनी गंभीर है। कुछ समय बाद इंश्योरेंस वापस मिलने लगा, लेकिन उसकी कीमत 10 गुना तक बढ़ चुकी थी। जहां पहले इसकी कीमत जहाज की वैल्यू का सिर्फ 0.1% से 0.25% थी, वहीं अब ये लगभग 3% तक पहुंच गई। इससे तेल ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा हो गया। मार्च के दूसरे हिस्से में कुछ नए रास्तों से सप्लाई बढ़ने लगी, लेकिन तेल की कीमतें फिर भी लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास बनी रहीं, क्योंकि सप्लाई बढ़ने के साथ साथ बाजार का डर भी बढ़ रहा था। अब लोगों को लगने लगा था कि यह समस्या लंबे समय तक चल सकती है। इस युद्ध ने दुनिया की एक बड़ी गलतफहमी तोड़ दी। लोगों को लगता था कि गल्फ अब मध्य पूर्व के बाकी संघर्षों से सुरक्षित है, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि वो पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी को अचानक रोक सकता है। और अब जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के तेल व्यापार के लिए जरूरी रहेगा, तब तक ये डर भी बना रहेगा, और शायद इसी वजह से पूरी दुनिया को लंबे समय तक महंगा तेल खरीदना पड़े।